Welcome dear students. In control system, we are going to solve some problems based on methods of stability and Raoult-Hurwitz criteria. After completing this module, you will be able to explain Raoult-Hurwitz stability criteria and its limitation. You will be able to identify the stability of a control system using Raoult-Hurwitz criteria, and you will be able to determine the frequency of sustained oscillation. यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक थ्योरेटिकल टाइप प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स। कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। जनरली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम टेकअप करने जा रहे हैं वो या तो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं या फिर अपकमिंग एग्जाम में आने की संभावना है। तो आपको इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में मेजर जो पार्ट रहता है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का रहता है। उसको समझने की कोशिश कीजिए कैसे हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, जबकि आप लर्निंग मॉड्यूल में देख चुके हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने किए थे कंसीडर। यहां पर भी आपको उतना ही फोकस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज राउथ-हर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सप्लेन इट्स मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरे। या फिर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द राउथ-हर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो नाउ रिकॉल लर्निंग मॉड्यूल। उसमें हमने आपको बताया था कि राउथ-हर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की स्टार्टिंग मींस कहां से स्टार्ट करते हैं इसको और कैसे इसका एरे को फॉर्म करते हैं। तो राउथ-हर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, एक हर्विज साहब थे और एक राउथ साहब थे, दोनों ने कंबाइन करके एक स्टेबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड किया, जिसपे टाइम डोमेन एनालिसिस में आप किसी सिस्टम, किसी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं। तो वहां पे सबसे पहले आपको कोई एक जनरल ट्रांसफर फंक्शन लेना है। राउथ-हर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लेना है। जैसे हमने आपको बताया था, वहां पे कुछ ऐसे ट्रांसफर फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। दिस इज CLTS। अब इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है, दिस रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपको देखना है कि जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, B0, B1, B2, ये सभी कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, एंड शुड हैव ऑल should all have the same signs। अगर सभी पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव, सभी नेगेटिव हैं तो नेगेटिव। ठीक है, ऐसा ना हो कि B0 पॉजिटिव, B1 नेगेटिव है। अगर B0 पॉजिटिव, B1 नेगेटिव तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा पहले ही। ठीक है, ये स्टेबिलिटी के लिए पॉइंट्स हैं। फिर आपको क्या करना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिनोमिनेटर वाली ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको आपको एरे फॉर्म करना है। और एरे फॉर्मेशन में हमने आपको बताया था कि आप सबसे हाईएस्ट कोफिशिएंट ऊपर, फिर उसके बाद उसके जस्ट बिलो वाला कोफिशिएंट, ऐसे आपको सारे कोफिशिएंट्स टिल कांस्टेंट टर्म आपको मेंशन करने हैं। देन आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है उसका फिर एक छोड़ के, मींस अगर पहला ऑड है तो सारे ऑड टर्म्स 1, 3, 5, 7, ठीक है, इनके कोफिशिएंट्स आपको लिखना है। तो B0, B2, B4 एंड सो ऑन। फिर S⁻m-1 का कोफिशिएंट क्या है, B1, तो उसके बाद आएगा B2 आपने वहां ले लिया था, तो B1, फिर B2 छोड़ के B3, फिर B4 छोड़ के B5, ऐसे आपको लिखना है। फिर जो नेक्स्ट टर्म आएगा S⁻m-2, उसको आपको इक्वेशन से नहीं लिखना है। उसको कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, B1 को B2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, माइनस
P0 B3, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड और डिवाइड करना है B1 से। तो ऐसे ये यहां पर भी लिखते चले जाना है और जो कांस्टेंट टर्म है, जो इसमें भी कांस्टेंट टर्म होगा, वो उसके इक्वल ही आएगा Bm। देन फॉर स्टेबिलिटी हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट कॉलम है नो साइन चेंज, तो सिस्टम स्टेबल है। अगर साइन चेंज है तो सिस्टम क्या होगा, उतने नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ साइन चेंज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स ऑन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ पोल्स राइट हाफ ऑफ इस प्लेन में होंगे, इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये एस प्लेन है तो इस साइड में कोई भी पोल नहीं होने चाहिए। सिस्टम स्टेबल के लिए सारे पोल्स एंड जीरोस जो हैं, पोल्स बेसिकली लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करने चाहिए, यहां पे नहीं, यहां पे। ठीक है, तो ये राउथ-हर्विज क्राइटेरिया हमने आपको एक्सप्लेन किया था। साथ ही साथ इसने में स्टेबिलिटी के लिए कि फर्स्ट कॉलम में सभी सेम साइन के होने चाहिए, कोई नंबर ऑफ साइन चेंजेस नहीं होने चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज हमने इसमें आपको यह बताया था कि अगर कोई एक रो जीरो हो जाती है, कंप्लीट रो जीरो हो जाती है, तो जस्ट रो ऑफ जीरोस को हम ऐसे लिखते थे, जस्ट एबव रो ऑफ जीरोस राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को नाउ डिफरेंशिएट with respect to s, das upon ds equal to 0. Find the value of k। ठीक है, या यहां पर रूट्स आप फाइंड कर लीजिए इससे, और k की वैल्यू है तो आप k भी फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड द वैल्यूज बेसिकली और फाइंड द रूट्स। ठीक है, अब जो भी k की वैल्यू अगर आती है तो वहां पर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन में रखिए और यहां से इसके रूट्स फाइंड आउट कीजिए। वो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और वो जो इमेजिनरी रूट्स होंगे दैट विल प्रोवाइड यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, ये सब कुछ हमने आपको बताया था, तो आपको ऐसे पॉइंट वाइज चलना है। और दूसरा इसमें आपको एक कंसेप्ट और हमने बताया था, क्या कंसेप्ट था कि अगर कोई फर्स्ट एलिमेंट जीरो होता है, first element of any row is 0, then replace that element by a small positive quantity, very small positive quantity, epsilon, where epsilon tends to 0। और फिर फर्दर आप राउथ एरे को सॉल्व कर लेंगे, उसके बेसिस पे आप स्टेबिलिटी की एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आपको ऐसे प्रोवाइड करना है। दोनों केसेस, केस 1 एंड केस 2 जो हमने इसमें लिया है, ये एक्चुअली हमने केस 2 लिया था लर्निंग मॉड्यूल में, और ये हमने केस 1 कंसीडर। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ थ्योरी इसकी याद रखनी है, समझना है एक्चुअली। नाउ the second question is, what are the limitation of Raoult-Harviss criteria? तो देखो इसकी लिमिटेशंस, मैंने आपसे कहा कि जो फर्स्ट ये कॉलम आता है, यहां जो फर्स्ट कॉलम आता है दिस वन, जैसे आपने यहां पर लिखा है s रेज टू पावर m, s रेज टू पावर माइनस s रेज टू पावर m 0, तो यहां पर जो फर्स्ट कॉलम आता है, दिस इज द फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में जो नंबर ऑफ साइन चेंजेस होते हैं वो आपको देते हैं रूट्स ऑन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। अब आपको ये एग्जैक्ट रूट्स आपको राइट हाफ ऑफ एस प्लेन पे नहीं मिलेंगे, ये इसकी लिमिटेशन है। तो फर्स्ट जो लिमिटेशन हमने आपको वहां पर बताई थी कि इट डज नॉट प्रोवाइड द एग्जैक्ट, ठीक है,
एस प्लेन, आपने तो देखा होगा कि एस प्लेन में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं प्रोवाइड करता है। सेकंड, ये सिर्फ रियल कोफिशिएंट्स के लिए एप्लीकेबल है। आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रियल कोफिशिएंट्स होते हैं 2.1, 5.1, 5, 10, s raised to power 4 प्लस 9s क्यूब, लाइक दिस, है ना। लेकिन अगर यहां पर कॉम्प्लेक्स पोल्स आ जाए, सॉरी कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हो या इमेजिनरी कोफिशिएंट्स हो, उसके लिए आप ये रूट लोकस, ये जो राउथ-हर्विस क्राइटेरिया है ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। या फिर यहां पर कोई एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट्स आ जाए उसके साथ में, तो उसके लिए भी ये आप यूज नहीं कर सकते। तो ये राउथ-हर्विस क्राइटेरिया टाइम डोमेन एनालिसिस में ही एप्लीकेबल है, ठीक है। बाकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं प्रोवाइड करता है, सिर्फ ये रियल कोफिशिएंट्स के लिए है। इमेजिनरी या एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट्स अगर आ जाएंगे उसके लिए नहीं। तो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ द राउथ-हर्विस क्राइटेरिया, राइट। तो चलिए अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय। तो देखिए इसको ध्यान से सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसको ध्यान से सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो HS इक्वल्स टू 1 है, अदरवाइज GSHS गिवन होता। अप्लाइंग राउथ-हर्विस क्राइटेरिया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2 फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल। तो हम स्टेबल देखते हैं कि होगा, कब होगा, क्या कंडीशन है। सबसे पहले राउथ-हर्विस क्राइटेरिया हम तभी यूज कर सकते हैं जब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन is 1 plus GSHS equals to 0. Now substitute the value of अब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 ही कह लीजिए आप। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। नाउ यू कैन फॉर्म द राउथ एरे, और राउथ एरे में आपको क्या करना है, एस क्यूब, देखिए गैप, जैसा हमने आपको लर्निंग मॉड्यूल में बताया था, गैप आपको देना है क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन भी होता है, तो आपको गैप रखना है। एस क्यूब का कोफिशिएंट्स क्या है, T1, T2, और एस क्यूब के बाद S1 S रेज़ टू पावर 1 का आएगा, S स्क्वायर बीच में नहीं आएगा। हमने कहा ना फर्स्ट टर्म तो थर्ड टर्म फिर फिफ्थ टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का हो गया, ये फर्स्ट टर्म है, फिर ये थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म S है और उसका कोफिशिएंट कितना है 1। उसके बाद कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट थर्ड के बाद फिफ्थ टर्म नहीं है। एंड सेकेंड टर्म S स्क्वायर, तो S स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, T1 प्लस T2, और फिर कांस्टेंट टर्म है K, ठीक है। इसके बाद कोई नहीं है, तो आप इस राउथ एरे में ये जो K है, S रेज़ टू पावर K का कोफिशिएंट आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है तो आप सॉल्व करेंगे, वो K आ जाएगा। अब आपको S रेज़ टू पावर N का 1 का कोफिशिएंट यहाँ पर लिखना है, दिस, ये सॉल्व करना है। ये आप डायरेक्टली यहां से नहीं लिख सकते, लेकिन राउथ-हर्विस फॉर्म करने से पहले आपको इस इक्वेशन में देखना था कि सारे कोफिशिएंट्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है, यानी कि सभी टर्म्स प्रेजेंट हैं। तो देखो S क्यूब के बाद S स्क्वायर है, S स्क्वायर के बाद S रेज़ टू पावर 1 है, फिर S रेज़ टू पावर 0 है, यानी कि ऑल टर्म्स प्रेजेंट, तभी आप प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली कह दीजिएगा सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। अब इसको हम S रेज़ टू पावर 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहला, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लिखिए T1 प्लस T2
माइनस के T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, और जो नेक्स्ट टर्म होगा यहाँ पे 0, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं, यहां पर भी नहीं है, तो इसके बाद भी 0। अब आप देखिए कि फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि सभी टर्म्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। अब क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि T1 T2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो इफ T1 इज ग्रेटर देन 0 एंड T2 इज ग्रेटर देन 0 ये लेके चलते हैं, तो जो T1 T2 है वो भी पॉजिटिव है, T1 प्लस T2 वो भी पॉजिटिव आएगा, और K तो पॉजिटिव है ही है, K तो पॉजिटिव होता है सिस्टम गेन, निगेटिव कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें तो बाय डिफॉल्ट हैं। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन टर्म आया ब्लू कलर से जो हमने लिखा T1 प्लस T2 माइनस के T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, for system to be stable, this term T1 plus T2 minus k T1 T2 divided by T1 plus T2 is must be greater than equal to 0, अदरवाइज इक्वल तो हम लेते हैं मार्जिनल स्टेबल के लिए, तो पॉजिटिव तब होगा, तो ये रो ऑफ जीरोस हो जाएगी। अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो यहां पर भी एक 0 है और उसका फर्स्ट टर्म ब्लू कलर से जो लिखा वो भी 0 हो जाएगा, तो रो ऑफ जीरोस आ जाएगा। तो हम पहले मार्जिनल वैल्यू अभी हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। तो ये जब ग्रेटर देन 0 होगा तो यहां से आप देखो कि के T1 T2 लेस देन T1 प्लस T2, so from here you can say for system to be stable K must be less than this, ठीक है। लेकिन ये कब तक रहेगा, ये 0 से तो बड़ा होना चाहिए, है ना, K ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। अगर K ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो ये जो K है अगर ये लेस देन 0 हो गया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि s रेज़ टू पावर 1 से s रेज़ टू पावर 0 वाली लाइन में आएंगे तो एक साइन चेंज हो जाएगा। तो K तो हमेशा ये पॉजिटिव हमने कंसीडर किया ही किया है, और K लेस देन आ रहा है, तो मेन रेंज क्या आ गई, 0 टू K टू T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2। दिस, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन यही कह रहा था कि द वैल्यू ऑफ K इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2 फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल, तो हमने वैल्यू ऑफ K फाइंड कर दी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, असेस द स्टेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज गिवन। तो फर्स्ट और से पहले जो दो पार्ट दिए हैं, है ना, उनकी सिस्टम स्टेबिलिटी हमें करनी है, या फिर क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आया था, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, और ये जो फॉलोइंग इक्वेशन है यहाँ पे आप इसमें देखो, ये वाली इक्वेशन ये इसके सेकंड के इक्वल है। तो एक जगह ऐसे क्वेश्चन आया था इसका पार्ट का, विच मे बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द लीनियर कंट्रोल सिस्टम, फाइंड द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। इट मीन्स कोई भी क्वेश्चन आए हमें तो अपने अकॉर्डिंग इसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू द राउथ-हर्विस क्राइटेरिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट का देख, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर डायरेक्ट गिवन है, तो उसमें मैं कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। s raised to power 4 s 2s square plus 2s plus 3 equals to 0. Now form राउथ अरे। तो राउथ अरे कैसे होगा, s raised to power 4 s cube s square s and s raised to power 0। s raised to power 4 का कोफिशिएंट है 1, फिर s, अब देखो पहले इस इक्वेशन में आप देख लीजिए, स्टार्ट तो तभी आप करेंगे जब इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सभी टर्म अवेलेबल होंगे या फिर उनके ऑल कोफिशिएंट्स प्रेजेंट होंगे और सभी कोफिशिएंट के सेम साइन होंगे, अदरवाइज प्रोसीड नहीं करना है। तो यहाँ पर 4 है, 3 है, s स्क्वायर है, s रेज़ टू पावर 1 है, s रेज़ टू पावर 0, सभी टर्म्स प्रेजेंट हैं, आर हैविंग सेम साइन। नाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर फॉर राउथ अरे, अदरवाइज
अगर यहां पर ही कोई डिस्क्रिपेंसी होती तो आप डायरेक्ट कह सकते थे कि ये अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है, अब s रेज टू पावर 4 का, तो उसके बाद s स्क्वायर को कॉफिशिएंट लिखेंगे, फिर उसके बाद s रेज टू पावर 0 का कॉफिशिएंट लिखेंगे। s रेज टू पावर 0 इज 3, तो यहां पर भी आप डाउन साइड में लिख सकते हैं। s क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है, उसके बाद हम s का कॉफिशिएंट लिखेंगे 2, और इसके बाद कोई नहीं है तो 0। नाउ हमें सॉल्व करना है s स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो आप s स्क्वायर का कॉफिशिएंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 डिवाइडेड बाई दिस 1, तो ये कितना आ रहा है 0। ठीक है, कोई बात नहीं, 0 आगे आने दीजिए। नेक्स्ट के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 6 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3, और फर्दर कुछ नहीं है तो यहां पे 0। नाउ सॉल्व द कोफिशिएंट फॉर s। अब आप देखो s का कोफिशिएंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले s स्क्वायर का फर्स्ट एलिमेंट आप देख रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है 0। तो जब फर्स्ट एलिमेंट 0 आ रहा है और सेकेंड एलिमेंट क्या है 3, देन अगेन 0, तो सेकेंड एलिमेंट तो प्रेजेंट है 3, यानी कि हम इसमें कहेंगे कौन सा केस है, केस 1, वेयर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एनी रो इज 0, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं this 0 by small quantity epsilon where epsilon tends to 0। तो हमें क्या करना है, एक एग्जाम में आपको क्या करना है उसी में चेंज नहीं करना है, एक नया राउथ अरे आप ड्रॉ कर लीजिएगा, s स्क्वायर s रेज टू पावर 0, और बाकी एलिमेंट जैसे थे वैसे ही रहेंगे, और इसको आपने एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया, बाकी जो एलिमेंट आपने सॉल्व किए थे वो रहेंगे। ठीक है, अब s एलिमेंट आप सॉल्व कीजिए, और एप्सिलॉन क्या है टेंस टू 0, तो s को सॉल्व करने के लिए यहां पर क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, इस एलिमेंट से आप डिवाइड कर देंगे। फर्दर आप सॉल्व करेंगे 2 0 3 0, तो ये 0 आ जाएगा, तो यहां पे बाकी सारे एलिमेंट्स 0 रहेंगे। अब आप देखो कि एप्सिलॉन टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, बट इट इज ए स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। एप्सिलॉन इज स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो आप यहां पर देखो फर्स्ट रो में this one is positive, this one is positive, this is positive, no sign change from here to here, और ये 3 भी पॉजिटिव है, तो ये जो 2 एप्सिलॉन माइनस 3 अपॉन एप्सिलॉन है ये सॉल्व करेंगे क्या आता है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट लेते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 2 एप्सिलॉन माइनस 3 अपॉन एप्सिलॉन, इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो लिमिट तो ये माइनस इंफिनिटी आ रहा है। ठीक है, आ तो इंफिनिटी रहा है बट माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये जो राउथ अरे अभी आपने किया था इस राउथ अरे को आप फिर से ड्रॉ कीजिए, लिखिए, और लिखने के बाद आप इस एप्सिलॉन को यहां पर किससे रिप्लेस करना है, यहां पर तो आपने एप्सिलॉन इसको कंसीडर किया था, और ये जो वैल्यू आई थी इसको माइनस इन्फिनिटी से आपको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो देखिए साइन चेंज कहां से हो रहा है, यहां पे ये सारे साइन क्या है पॉजिटिव हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो साइन चेंज कहां से हो रहा है, यहां पे प्लस से माइनस साइन चेंज हो रहा है, फिर माइनस से प्लस साइन चेंज हो रहा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि देयर आर 2 sign changes, hence 2 poles on right half of
S plane and system is unstable. तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो सिस्टम क्या है? अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा? अल्टीमेटली इसकी स्टेबिलिटी फाइंड करनी है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए। तो आप सबसे पहले इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में देखिए कि सभी टर्म्स प्रेजेंट हैं। यस, 5 4 3 2 रेज़ टू पावर 1 रेज़ टू पावर 0, ऑल कोएफिशिएंट्स आर प्रेजेंट हियर एंड ऑल कोएफिशिएंट्स आर हैविंग सेम साइन। नाउ प्रोसीड फॉर द राउथ अरे। अब आप राउथ अरे यहां पर राइट कर सकते हैं, तो आप लिखिए राउथ अरे। राउथ अरे में आप देखो कि यहाँ पे कोफिशिएंट एस रेज़ टू पावर 5 का कितना है? 1। देन आएगा एस रेज़ टू पावर 3 का कोफिशिएंट, देन आएगा एस रेज़ टू पावर 1 का कोफिशिएंट। उसके बाद कोई टर्म इसमें फर्दर नहीं आएंगे। एस रेज़ टू पावर 4 का कोफिशिएंट है 4, एस रेज़ टू पावर 2 का कोफिशिएंट है 8 और एस रेज़ टू पावर 0 का कोफिशिएंट है 4। ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व कीजिए। पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, 32 माइनस 8, ये मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 4। गैप हम देखो कॉलम्स में भी गैप दे रहे हैं, रोज में भी गैप दे रहे हैं कि स्पेस रहे जो मल्टीप्लाई और उसका इक्वेशन सॉल्व। तो 32 माइनस 8 इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 4 इज 6। नेक्स्ट स्टेप के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां पर आएगा 28 माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 4, तो यहां पर 24 माइनस 4, 24 डिवाइडेड बाय 4 इज 6। और फर्दर कोई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0 थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो कॉलम्स आप यहां पर सेग्रीगेट करना जरूरी है। तो आप देखो 6 आया, 6 आया, 0 आया। ठीक है, अब एस स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है? लास्ट की 2 रोज लेनी है। तो हम इसको क्या करते हैं? हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 6 6 4, क्योंकि रो में आपको दिखना चाहिए 6 6 एंड 0। ये आफ्टर सॉल्विंग आ गया। ठीक है, अब हम फर्दर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 6 48 माइनस 4 6 24 डिवाइडेड बाई 6, तो इक्वल्स टू कितना आएगा? 24 अपॉन 6 इज 4। देन आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 4 24 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 इज 4 और लास्ट एलिमेंट 0 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको 440 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, कलर हम वही चूज कर रहे हैं आपको कि याद रहे किसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हुआ है, तो कौन सा एलिमेंट आया। फर्दर अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, या कुछ दूसरा कलर ले लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 24, देन इसको मल्टीप्लाई कीजिए अगेन 24 डिवाइडेड बाय 4 इज 0। ठीक है, एंड अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0, इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 0 अपॉन 4 इज 0 और ये रो। तो आप यहां पर देखो कि ये जो s रेज टू पावर 1 वाली रो है, ये सभी इसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? 0 0 0। तो दिस इज रो ऑफ जीरोस। अब जब हमें रो ऑफ जीरोस मिल गई, तो यानी कि यू कैन राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हियर इज द केस 2, दैट इज रो ऑफ zeros. Now write the auxiliary equation just above the
ऑफ जीरोस। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन AS क्या हो जाएगा, 4s² प्लस 4, ठीक है, क्योंकि s² में पहला टर्म s² है, दूसरा s⁻0 वाला है, तो दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब जब ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई तो s⁻1 जो रो ऑफ जीरोज है इसके एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर द एलिमेंट ऑफ s⁻1 रो डिफरेंशिएट ऑक्सिलरी इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। तो dAs अपॉन ds इक्वल्स टू 0, या 0 नहीं लिखते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dAs अपॉन ds क्या हो जाएगा, 8s प्लस 0 दैट इज 8s। नाउ दिस Routh array will become अब जब हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया 8s, तो रिप्लेस रो ऑफ जीरोस बाय द एलिमेंट्स ऑफ ds बाई ds। तो Routh array क्या हो जाएगा, ये जो रो ऑफ जीरोस था ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, अभी ये रिप्लेस हो जाएगा 8 और यहां पर फर्दर क्या आ जाएंगे 0। तो नाउ द Routh array इज कंप्लीटेड। अब Routh array तो कंप्लीट हो गया है, तो यहां पर आप फर्स्ट कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम कौन सा, दिस वन। So this is the first column, 1 4 6 4 8 4, all terms are positive here। तो जब सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं इसमें, यहां पे all are of the same sign, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा, हम कह सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा। लेकिन ये सिस्टम एब्सोल्यूट स्टेबल होगा कि मार्जिनल स्टेबल होगा, ये हम नहीं कह सकते। तो यहां पर आप देखो कि ये जो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर 1 या 2 और इक्वेशन नंबर 3, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन 4s² अपॉन 4 यहां से आप फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 as इक्वल्स टू 4s² प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4s² इक्वल्स टू -4, s² इक्वल्स टू -1, तो s इक्वल्स टू प्लस माइनस j, means there are two roots which are purely imaginary and lie on the imaginary axis, ठीक है। वैसे तो s इक्वल्स टू क्या होता है, j ओमेगा, तो यहां से ओमेगा कितना आ रहा है 1, तो 1 रेडियन पर सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। और देयर आर टू रूट्स व्हिच लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के आप ऑर्डर देखिए, तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऑर्डर कितने हैं, किस ऑर्डर की ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी s⁻5, तो इसमें टोटल रूट्स कितने आएंगे सॉल्व होके, 5 रूट्स आएंगे, जिसमें से 2 रूट्स कहां है, प्योरली ऑन इमेजिनरी एक्सिस है, प्लस माइनस j, एक यहां पे प्लस j1 माइनस j1, रिमेनिंग 3 रूट्स विल लाई ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ s प्लेन, ठीक है। रिमेनिंग 3 रूट्स यहां पे कहीं लाई करेंगे, बिकॉज दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इसके जो रूट्स होंगे वो पोल्स होंगे, ठीक है। तो 2 पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे, रिमेनिंग 3 पोल्स विल बी ऑन द राइट हाफ ऑफ s प्लेन, बिकॉज जो फाइनल राउथ एरे आया हमारे पास, फाइनल राउथ एरे में आप इस रो में देखिए, फर्स्ट रो में यहां पे सभी एलिमेंट्स क्या है, पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं सिस्टम इज स्टेबल। And because 2 roots lie on the imaginary axis, so this is near to marginal stability.
ठीक है, रिलेटिव सिस्टम स्टेबल है, एब्सोल्यूट स्टेबल नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम गिवन बिलो फाइंड द रेंज ऑफ के सो दैट सिस्टम इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। ठीक है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल या फिर आप यू कहें कि मार्जिनल स्टेबल, राइट। ऑल्सो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशन इन ईच केस। तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वहां पर भी हमने सस्टेन्ड ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमने सॉल्व किया। ठीक है, वैसे इसमें करना है, लेकिन देखना है कि रो ऑफ जीरोज आता है कि फर्स्ट एलिमेंट जीरो आता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो इज जीरो, कैसी कंडीशन आती है वो हम यहां पर चेक करते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट हैं इसमें से मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं और आपके लिए होमवर्क है सेकेंड पार्ट आप अपने आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ चेक दिस इक्वेशन। सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं कि नहीं? यस, एस रेज टू पावर 4, एस रेज टू पावर 3, एस स्क्वायर, एस रेज टू पावर 1 और कांस्टेंट टर्म सभी प्रेजेंट हैं। इसका मतलब हम इसमें प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोसीड करने से पहले चेक कीजिए कि सभी एलिमेंट्स जो हैं उसके कोफिशिएंट्स के सेम साइन के हैं। यस, ऑल आर ऑफ पॉजिटिव साइन, तो यानी कि हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या करिए, राउथ एरे लिखिए। तो राउथ एरे के लिए तो दिस इज राउथ एरे। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको कैलकुलेट करना है, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा। पहले 25 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 1 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाय 25, दिस वन। तो 355 अपॉन 25, एंड डेसिमल में आएगा 14.2। नाउ फॉर द नेक्स्ट 25 को हम k से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 को 0 से फिर डिवाइड करेंगे 25 से, तो यहां पर क्या आ जाएगा 25k अपॉन 25, दैट इज अगेन k। ठीक, और लास्ट एलिमेंट तो 0 होगा क्योंकि कोई फर्दर टर्म्स हमें नहीं मिल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब आते हैं एस रेज टू पावर 1 में। तो एस रेज टू पावर 1 के लिए सबसे पहले 14.2 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये फर्स्ट टर्म आ गया 25 के, और डिवाइड किससे करना है 14.2 से डिवाइड करना है, ना कि 25 से। तो यहां पर आ जाएगा 14.2, और उसके बाद जो एलिमेंट्स है नेक्स्ट एलिमेंट वो 0 0 ही आने हैं। आप देख सकते हैं कुछ भी टर्म्स नहीं मिल रहे हैं मल्टीप्लाई करने। तो आप यहां पर देखिए कि ये भी पॉजिटिव है, प्लस 25 भी पॉजिटिव है, 14.2 भी पॉजिटिव है, और k क्योंकि सिस्टम गेन है तो ये पॉजिटिव होना है, तो यहां पर k बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है बिकॉज दिस इज अ सिस्टम गेन। अब ये सिस्टम तभी स्टेबल होगा जब s रेज टू पावर 1 का ये 284 माइनस 25k अपॉन 14.2 जो रेड कलर से टर्म लिखा हुआ है ये पॉजिटिव आए, तभी सभी सारे एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज उतने नंबर ऑफ साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ये निगेटिव होगा तो +2 माइनस, -2 प्लस। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इक्वल की कंडीशन लेते हैं तो यहां पर आप कहेंगे 2284 माइनस 25 के इक्वल टू 0। तो यहां से आप कहेंगे k इक्वल्स टू 284 अपॉन 25, या फिर हम इसमें दोनों साइन ले लेते हैं, लेस देन और इक्वल टू। k इस साइड में जाएगा तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो k लेस देन और इक्वल टू इज 11.36। तो हम कह सकते हैं कि अगर इक्वल टू साइन लेते हैं तो k मार्जिनल इज 11.36, अदरवाइज दिस इज फॉर मार्जिनल स्टेबल, और k is in between k, this is for absolute stability system. So system will be absolute stable when k lies between 0 and 11.36. ठीक है, so this is the solution for the first part. तो फर्स्ट पार्ट में फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशन, इसमें कहा जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशन अब इस फर्स्ट पार्ट में कब सॉल्व कर सकते हैं? व्हेन k इज इक्वल टू 11.36। तभी ये जो रो है, दिस रो विल बिकम रो ऑफ जीरोस व्हेन k इज इक्वल टू 11.36। और जब ये रो ऑफ जीरोस हो जाएगी फॉर k इक्वल्स टू 11.36, ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बिकम, तो जो s स्क्वायर वाली रो है दैट विल गिव यू द ऑक्सिलरी इक्वेशन 14.2 s स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेट करेंगे तो यहां पर 14.2 s स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 11.36, so you will have these two values of s equals to plus j.894 and s equals to minus j.894. These two values will give you the frequency of oscillation because these roots lie on the imaginary axis of s plane. So frequency of oscillation or frequency of sustained oscillation, you can say, .894 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर द सोल्यूशन और आंसर यू कैन से फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आप अपने आंसर को हमारे आंसर से मैच कर सकते हैं। इन दिस सेकेंड पार्ट ऑल टर्म्स आर प्रेजेंट एज यू कैन सी। नाउ राउथ एरे आपको लिखना है। So this is the formation of Raoult array. You can write like this. First two rows are from the characteristic equation. S raised to power is the constant term. You can write directly right from the characteristic equation. Now solve the other rows. तो S raised to power 2 की जो सॉल्व करना है, सबसे पहले आप 12.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 minus 1 into 5 that is 5 divided by 12.5
तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.6। नेक्स्ट 5k माइनस 0 सॉरी 12.5 multiplied by k minus 0 divided by 12.5. So you will get k here itself, right? And next term is 0. Now solve for s raised to power 1 row. तो इसको हम थोड़ा सा क्लियरली मेंशन कर देते हैं, this 0.6. And for the next row, multiply this 0.6 by 5, you will get 3 minus 12.5k divided by 0.6, and next 0.6 by 0 and 12.5 by 0, so you will get 0 here, and last term is 0, so 0 0. आप देखिए कि k तो ग्रेटर देन 0 हाई है बाय डिफॉल्ट, सिस्टम गेन पॉजिटिव है. फर्स्ट कॉलम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम शुड बी ऑफ सेम साइन. तो यहां पर सभी पॉजिटिव हैं एक्सेप्ट दिस टर्म 3 माइनस 12.5k, क्योंकि इसके बारे में हम कह नहीं सकते, तो ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहां से आप k सॉल्व कर लीजिए, तो k लेस देन और इक्वल टू 3/12.5. तो यहां पे जो k की वैल्यू आ रही है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0.24. तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल होगा किस रेंज में? बिटवीन 0, मार्जिनल स्टेबल की अगर कंडीशन हम ऐड कर लेते हैं तो यहां पर हमने इक्वल साइन लगा दिया. ठीक है, 0 इज k इज लेस देन 0 and k greater than 0 and k is less than or equal to 0.24. अब अगर हम k equals to 0.24 कंसीडर करते हैं तो ये जो रो है ये रो ऑफ जीरोस हो जाएगी फॉर k equals to 0.24. तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है फॉर k equals to 0.24. ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी रो से आएगी? थर्ड रो जो एस स्क्वायर वाली रो है वो क्या होगी? 0.6s square plus k equals to 0, and here we have considered k is 0.24, तो ये हो जाएगा minus 0.24. तो s square equals to 0.4. तो यहां से ये आ जाएगा 0.632. तो s इक्वल्स टू प्लस माइनस j ओमेगा से इसको कंपेयर कर लीजिए. देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशन विल बी 0.632 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज GSHS equals to this ks plus 1 upon this one. Determine the values of k and b so that system will oscillate at a frequency of 2 radian per second. यहां पर by using Raoult-Hurwitz criteria यहां पर frequency of oscillation दिया हुआ, तो इसका सोल्यूशन आप देखते हैं. Given that frequency of oscillation omega equals to 2 radian per second and GH हम S नहीं लिख रहे हैं उसमें, KS plus 1 upon S cube plus BS square plus 3S plus 1. तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं हम. देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी 1 plus GH equals to 0
therefore s cube plus bs square plus 3s plus 1 plus ks plus 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप इसको आप कंबाइन कर लीजिए टर्म्स को। So this is the characteristic equation number 1. Now form the Routh array. अब आप इसमें टर्म सॉल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा 3 प्लस के इंटू बी माइनस 2 बिकॉज 1 इंटू 2 बाई इज 2 डिवाइडेड बाई बी, और फर्दर कोई टर्म नहीं है तो ये एलिमेंट 0 आएगा। सिस्टम स्टेबल होने के लिए क्या जरूरी है? फॉर स्टेबिलिटी 3 प्लस के b माइनस 2 डिवाइडेड बाई b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखो कि 3 प्लस के b ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। या फिर यहां से आप k सॉल्व करना है तो 2 अपॉन b माइनस 3। तो k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपॉन b माइनस 3, और यू कैन राइट 2 माइनस 3b अपॉन b, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहां से k की वैल्यू आपको मिल गई। अब अगर k की इक्वलिटी साइन लेते हैं फॉर k मार्जिनल, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? क्योंकि s रेज टू पावर 1 k मार्जिनल के लिए 0 हो जाएगी, रो ऑफ जीरोस, तो ये हो जाएगी रो ऑफ जीरोस फॉर k इक्वल्स टू k मार्जिनल। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी बी एस स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप देखिए बी एस स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ जाएगा एस स्क्वायर इक्वल्स टू, या बी एस स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई बी, और वी कैन राइट प्लस माइनस j रूट 2 बाई बी, राइट। तो यहां से आप कंपेयर करो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी आ रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज रूट 2 बाई बी, और होनी कितनी चाहिए? गिवन है, अगर सिस्टम स्टेबल है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकेंड है। तो आप इसको इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल्स टू 2 फ्रॉम हियर 2 अपॉन b इक्वल्स टू 4, तो यू कैन राइट b इक्वल्स टू 1/2। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था? b की वैल्यू सॉल्व करनी है और k की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब ये b की वैल्यू सस्टेन्ड ऑसिलेशन की आई है, और सस्टेन्ड ऑसिलेशन किस फ्रीक्वेंसी पे आता है, किस वैल्यू ऑफ k पे आता है? k मार्जिनल। तो यहां से हमने सॉल्व कर लिया b इक्वल्स टू 1/2, एंड दिस b वैल्यू ऑफ b इज एट k मार्जिनल, दिस इज एट k मार्जिनल, ठीक है। तो व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन k एंड b? अगर हम k मार्जिनल नहीं भी लिखते हैं तो अंडरस्टूड है। k एंड b में रिलेशन क्या था? अभी हमने सॉल्व किया k इक्वल्स टू 2 अपॉन b माइनस 3 यहां से, तो k इक्वल्स टू 2 अपॉन b माइनस 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ k मार्जिनल। तो यहां पर आप b की वैल्यू रखिए, 2 अपॉन वैल्यू b की रखिए 2 अपॉन 1/2 माइनस 3। तो अगर हम इनइक्वालिटी साइन लेते हैं k ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एज इट इज चलने दीजिए। तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस 3, दैट इज k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां से k मार्जिनल आ गया सॉल्व होकर के 1, ठीक है। एंड फॉर स्टेबिलिटी द रेंज ऑफ k इज तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना था डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ k एंड b सो दैट सिस्टम इज ऑसिलेट। तो हमने इस ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को
लेकर के के और बी की वैल्यूज हमने सॉल्व कर ली। रेंज ऑफ वैल्यू इज ऑफ के इज बिटवीन 0 and 1 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 0.5। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उसका मेथड है जो हमने आपको बताया है वही मेथड आपको लेके चलना है। कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप जितने भी हमने यहाँ क्वेश्चंस टेकअप किए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Now you are able to explain Raoult-Hurwitz stability criteria and its limitation. You are able to identify the stability of a control system using Raoult-Hurwitz criteria. And now you are able to determine the frequency of sustained oscillations. अपने यहाँ काम चल रहा है क्या? आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। आप ऐसे क्वेश्चंस और भी कहीं से भी आप उठा सकते हैं, कहीं से भी आप कंसीडर कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, खूब ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आए छूटने न पाए और कम से कम टाइम में आपसे सॉल्व हो जाए। आई होप कि इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में जितने भी हमने क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टेकअप की हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस पर बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में आएंगी वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे।